ओके, तो इस वीडियो में करते हैं एक बहुत ही थ्रिलिंग क्राइम स्टोरी को एक्सप्लेन। जस्ट इमेजिन कि कोई आपकी कार में बॉम्ब लगा दे और वो भी ठीक आपके सीट के नीचे, तो क्या करेंगे आप? वेल, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है इस मूवी में। और इस कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि मेरे मुंह में माउथ हल्कर हो गई है, इसलिए हो सकता है कि मैं कुछ वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन ठीक से न कर पाऊं, एंड फॉर दैट आई एम रियली सॉरी गाइस। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक घर से, जहां पर एक पर्सन को सोते हुए दिखाया जाता है और वो भी कंप्लीट साइलेंस के साथ। और ठीक इसके सर पर कोई गन लिए खड़ा होता है, जैसे कि कोई किलर इसे मारने के लिए आया हो। पर जब वो फायर करता है तो वहां से गोली की जगह आवाज निकलती है और वो गन पकड़कर खड़ा होता है उसका बेटा, जो कि उसे उठाने के लिए आया होता है ताकि वो सब स्कूल जा सके। और इस मेन कैरेक्टर का नाम होता है ली सियोंग, जो कि एक बैंक का मैनेजर होता है। साथ ही इसको यहाँ पर एक वीआईपी कॉल भी करता है, जो कि एक इन्वेस्टर भी होता है इसके बैंक का, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। अभी के लिए ये सभी स्कूल के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है ली, जिसके लिए उसकी वाइफ उसे क्वेश्चन करने लगती है कि उसने अपनी मीटिंग कैंसिल की थी ताकि वो बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाए, तो फिर तुम क्यों जा रहे हो? जिसके लिए ये भी कहता है कि उसकी मीटिंग पोस्टपोन हो गई है और इसलिए वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर ऑफिस के लिए निकल जाएगा। और बिना कुछ कहे यहाँ से निकल जाता है स्कूल की तरफ, जहाँ पर रास्ते में इसकी बेटी हीना उसे कहती है कि उसे अजीब सी स्मेल आ रही है कार से, बट ये उस पर कुछ खास ध्यान नहीं देता, एटलीस्ट अभी के लिए। और रास्ते में अपने सीनियर से बात करने लगता है, जहाँ पर वो उसे किसी ब्रांच के बंद होने के बारे में बताता है, जिसके बारे में उसे वीआईपी ने इन्फॉर्म की थी। और ठीक यहाँ पर इसकी कार में एक फोन बजता है, जिसके लिए ये अपनी बेटी को आवाज लगाता है ताकि वो अपना फोन पिक करे। बट उसकी बेटी कहती है कि उसका फोन नहीं बज रहा, और वो आवाज सुनकर जब वो उस फोन को ढूंढता है तो उसे लगता है कि वो फोन उसके ड्राइवर का होगा, इसलिए ये उसे पिक करके बातें करने लगता है। जहाँ पर वो पर्सन उसे कार के बारे में पूछता है और कहता है कि उसके पास एक इम्पोर्टेंट न्यूज है उस कार के बारे में। और ये बात सुनते ही ये उस फोन को कट कर देता है और वहीं पर सीट पर फेंक देता है। बट जल्दी ही इसकी नजर उस फोन के वॉलपेपर पर पड़ती है, जिसमें ये अपनी फैमिली की फोटो देखता है। बट यहाँ पर बात समझने वाली ये होती है कि वो फोन उसकी वाइफ का भी नहीं होता, जिसके लिए उसकी बेटी बताती है कि वो पिक्चर उसकी मॉम के फेसबुक प्रोफाइल पिक है, मींस कि कोई भी उस पिक्चर को डाउनलोड कर सकता है। और साथ ही एक बार फिर से वो फोन बजने लगता है, जहाँ पर वो पर्सन उससे उसके बारे में पूछता है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देते हुए। और जब उसे कंफर्म हो जाता है कि वो ली जियोंग से ही बात कर रहा है, तो वो इसे बताता है कि उसकी कार में उसने एक बॉम्ब लगाई है और अगर वो अपनी सीट से उठा तो वो बॉम्ब फट जाएगा। बट ये उसे सिर्फ प्रैंक समझकर उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता और एक पेट्रोल पंप के पास जाकर अपनी गाड़ी से उतरने लगता है उसे रिफिल करने के लिए। और ठीक यहीं पर एक बार फिर से वो फोन बजने लगता है, जिसमें वो पर्सन कहता है कि क्या तुम्हें ये बात अजीब सी नहीं लगी कि तुम्हारे गाड़ी से थोड़ी सी डिफरेंट स्मेल आ रही है? और ये बात सुनते ही इसके कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इसकी बेटी ने भी ठीक यही बात कही थी गाड़ी में चढ़ते हुए, और इसीलिए ये गाड़ी से नहीं उतरता। और वो पर्सन एक बार फिर से कहता है कि उसने बॉम्ब लगा रखी है ठीक उसके सीट के नीचे, और अगर वो अपनी सीट से उठा तो वो फट जाएगा। और साथ ही उसे ये भी कहता है कि अगर उसे उस पर यकीन नहीं है तो वो बेशक अपनी सीट से उठे, बस फर्क कितना होगा कि अगले ही मिनट उसके और उसके बच्चों के चित्रे पड़े होंगे जमीन पर। और साथ ही वो उसे उसका लोकेशन भी बताता है, जो कि वो लाइव ट्रैक कर रहा होता है जीपीएस से। और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद तो एक बेवकूफ इंसान भी अपनी कार से बाहर नहीं निकलेगा। और जब ठीक यहीं पर एक पर्सन आता है कंप्लेन करने के लिए कि वो अपनी गाड़ी को रिफिल क्यों नहीं कर रहा, तो ये उसे अपनी गाड़ी को रिफिल करने की रिक्वेस्ट करता है, जिसके लिए जब वो मना करता है तो वो उसे कुछ पैसे भी देता है ऐसा करने के लिए। और इस वक्त तक ये अपनी कार की छानबीन करने लगता है, जस्ट टू इंश्योर कि कोई बॉम्ब है भी या नहीं। और उसे अपनी सीट के नीचे कुछ वायर्स महसूस होती है, जिसके लिए वो पर्सन उसे बताता है कि वो एक प्रेशर सेंसिटिव बॉम्ब है। सिंपल शब्दों में समझे तो एक लैंड माइन, जिस पर से अगर ये उठा तो इसका दी एंड हो जाएगा। और इसलिए ये उससे उसका डिमांड पूछता है कि वो चाहता क्या है, जिससे वो पर्सन भी सीधा अपनी डिमांड रखता है कि उसे $17,26,000 चाहिए, और सीधा उसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कहता है बिना कोई टाइम वेस्ट किए। और तब तक ये स्कूल के पास पहुंच चुके होते हैं, और जैसे ही उसके बच्चे बाहर निकलने को ट्राई करते हैं तो ली उन सबको अंदर ही रुकने के लिए कहता है, और साथ ही इसे इस बात का रीजन भी बताना होता है, अदरवाइज वो लोग उसकी बात नहीं मानते। एक्चुअली में वो पर्सन ही इसे फोर्स करता है बॉम्ब के बारे में अपने बच्चों को बताने के लिए, ताकि इसकी प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो जाए। और साथ ही इसे ये भी कहता है कि अगर कार से कोई भी बाहर गया तो वो बॉम्ब फट जाएगा, और अगर उसने उससे बदतमीजी करने की कोशिश की तो वो बॉम्ब फट जाएगा, और अगर उसने पुलिस को इन्फॉर्म भी किया तो वो बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाएगा। इसलिए ली के पास कुछ खास ऑप्शन नहीं होते अपने आप को बचाने का। और ठीक यहीं पर इसका एक साथी भी इसे कॉल करता है हेल्प के लिए कि उसकी कार में ही बॉम्ब लगाया गया है, और वो पर्सन उससे पैसों का डिमांड कर रहा है फॉर द सेम।
इसलिए सीधा निकल जाता है अपने उसी साथी से मिलने जहाँ पर उसके साथ होती है उसकी वाइफ, जो कि काम में जाने के लिए जिद कर रही होती है, जिससे लियो से उस पर्सन के बारे में पूछता है कि क्या वो उसे जानता है या फिर उससे वो कहीं पर मिला है, और एक तरह से यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन लेने को ट्राई कर रहा होता है उस पर्सन के बारे में। तो वहीं ये सारी बातें किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि ये रास्ते में अपनी गाड़ी को खड़ी करके रास्ता ब्लॉक किए होते हैं। इसलिए वो पर्सन अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर इनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, जिसको किसी तरह से ली माफी मांग कर शांत करता है। और जैसे ही अपनी कार को पार्क करने के लिए आगे बढ़ता है तो ये देखता है कि उसकी कोवर्कर की वाइफ बाहर आने की जिद कर रही है अपनी कार से, जिससे ये एक सेकंड के लिए तो मना लेता है, बट जैसे ही ये अपनी कार को पार्क करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो लेडी कार से निकल जाती है और उसके निकलते ही फट जाता है वो बॉम्ब, और ये सभी एकदम सुन्न से हो जाते हैं उस एक्सप्लोजन की आवाज से। और असली कहानी यहाँ से शुरू होती है एक हाई लेवल थ्रिल के साथ, और साथ ही उस ब्लास्ट में कुछ मेटल के टुकड़े ली की बेटी की टांग में भी घुस चुके होते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग भी काफी ज्यादा हो रही होती है। और एक बार फिर से कॉल करता है वो पर्सन और इसे पैसों की बात करता है, और अब तक तो ली काफी डर चुका होता है, इसलिए ये भी सारा अमाउंट देने के लिए राजी हो जाता है और कहता है कि वो बैंक ही जा रहा है उसके पैसों के रिगार्डिंग, जिस पर वो पर्सन कहता है कि उसके जाने का कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी कार से बाहर ही नहीं निकल सकता, और अगर वो निकला तो उसका भी वही हाल होगा जो कि उसने अपनी आंखों से देखा कुछ देर पहले। और जब अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाने की बात करता है कि वो घायल है, तो उसके लिए वो कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई भी बाहर निकला तो वो सब मरेंगे। और इस बार वो पर्सन पैसों का दाम बढ़ा देता है और कहता है कि उसे 9,60,000 कैश में चाहिए और बाकी की 34,56,000 बैंक अकाउंट में। और जब ये कहता है कि उसने पहले तो 17 लाख की बात की थी, तो वो बताता है कि इसमें उस मरे हुए पर्सन के भी पैसे हैं, जिस पर जब ये कहता है कि इतने सारे पैसे उसके अकाउंट में नहीं है, तो वो पर्सन उसे उसका अकाउंट बैलेंस बताता है जिसमें 9,60,000 अवेलेबल होते हैं एज अ कैश। और जब ये कहता है कि वो बाकी के पैसे उसे कहां से देगा, तो उसके लिए भी वो पर्सन इसे प्लान बताता है, जिससे हम कह सकते हैं कि वो सारे डिटेल्स लिए हुए बैठा है इसके बारे में। और 9,60,000 देने के लिए वो उसे अपनी वाइफ को कॉल करने के लिए कहता है, जो कि उसके बैंक से कैश विड्रॉ करके उसे किसी जगह पर देगी, और बाकी के पैसों के लिए वो उसे अपनी VIP इन्वेस्टर्स को कॉल करने के लिए कहता है, ताकि वो उसे किसी कंपनी के बारे में झूठ बोले और उनसे पैसे निकाल ले। और ठीक ऐसा ही करने के लिए ये सबको कॉल करता है किसी कंपनी के स्टॉक के बारे में बताने के लिए, और कहता है कि ये इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है कि उनकी स्टॉक 10% ऊपर जाने वाला है, और एक तरह से उनसे झूठ बोलता है ताकि वो उनसे पैसे लेकर उस पर्सन को दे सके। बट फिर भी सभी लोगों को कॉल करने के बाद इसके पास सिर्फ 26 लाख का ही अमाउंट जमा हो पाता है, जबकि इसे असल में चाहिए होते हैं 34 लाख से भी ज्यादा का अमाउंट। और इसलिए ये अपनी एक और VIP को कॉल करता है और उससे भी झूठ बोलता है, जो कि 10 लाख इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाती है, पर सिर्फ अपने हस्बैंड से पूछने के बाद। तो वहीं पुलिस इस ब्लास्ट की छानबीन कर रही होती है और उसके हाथ इन्फॉर्मेशन लगती है उस गाड़ी में मरने वाले पर्सन के रिगार्डिंग, और साथ ही ये ली की गाड़ी को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जिसका डायरेक्ट रिलेशन होता है उस मरने वाले पर्सन के साथ। तो वही ली की वाइफ उसके इंस्ट्रक्शन के अनुसार जाती है एक बैंक के पास, एंड ऑब्वियसली वो अपने फ्रेंड को लेकर जाती है अपने साथ, जो कि इन्हें गाड़ी में देखकर पहचान लेती है, और इन सबको देख रहा होता है वो पर्सन, जो कि ली को वहां से निकलने के लिए फोर्स करता है इससे पहले कि वो लेडी पुलिस को कॉल करे। इसलिए ली भी उसकी बात मानता हुआ वहां से बाहर निकल जाता है और दूसरे रास्ते में जाकर अपनी वाइफ को कॉल लगाता है, उसे गाइड करता हुआ कि उसे पैसों के बैग को किसी मेल बॉक्स के नीचे रखना है। और ठीक यहीं पर एक गाड़ी आ जाती है, इसलिए ली एक बार फिर से अपनी गाड़ी को मोड़ता है अपनी वाइफ को देखने के लिए, जहाँ पर उसकी वाइफ उसे बताने लगती है कि एक पर्सन ठीक उसकी और आ रहा है, और फिर शोर मचना शुरू हो जाती है। और जब तक ली कुछ देख पाता तब तक कुछ लोगों ने एक पर्सन को जमीन पर गिरा रखा होता है, और उसकी वाइफ ली को बताती है कि उन्होंने उस पर्सन को पकड़ लिया। तो भाई वो पर्सन कोई और होता है, और वो पर्सन ली को कहता है कि उसने ये सब करके गलत किया और अब उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। और एक बॉम्ब को एक्टिवेट करके वो उल्टी गिनती गिनने लगता है 3 से लेकर 1 तक, और जैसे ही 1 कहता है तो एक बॉम्ब फटता है उसकी वाइफ के पास, और एकदम से सन्नाटा सा छा जाता है वहाँ पर। और कुछ देर बाद जब ली की वाइफ उसे कॉल करती है तो ये फाइनली राहत की सांस लेता है, क्योंकि किसी को भी चोट नहीं आई होती इस अटैक में। और वो पर्सन ली से एक बार फिर से कॉल करता है और उसे पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहता है, और एक स्पेसिफिक अमाउंट मांगता है 44,16,000, ना ही 1 पैसा ज्यादा और ना ही 1 पैसा कम। और साथ ही वो इस पर गुस्सा भी होता है अपनी प्रॉमिस से पीछे हटने के लिए, जिससे हम कह सकते हैं कि ली ने कुछ तो किया है उस पर्सन के साथ, जिसके लिए वो एक स्पेसिफिक अमाउंट मांग रहा है 44,16,000।
तो वहीं ये सेकंड ब्लास्ट होने के बाद पुलिस ली की गाड़ी को ट्रेस करने के लिए लगा देती है। तो वहीं ली अपने एक कोवर्कर पर भड़क रहा होता है सारे पैसों का इंतजाम ना कर पाने के लिए, क्योंकि अभी तक ये सिर्फ 26 लाख का ही अरेंजमेंट कर पाया होता है, जिसे ली उस दूसरे पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफर करवा देता है ताकि एटलीस्ट वो उसके बच्चों को जाने दे। और वो 26 लाख ट्रांसफर होने के बावजूद भी मना कर देता है कि जब तक उसे सारे पैसे नहीं मिलते तब तक कोई भी बाहर नहीं जा सकता। और ठीक यहीं पर ली का बेटा ब्लड लॉस होने की वजह से बेहोश होने लगता है, जो कि एक प्रॉब्लम वाली बात होती है ली के लिए। और ठीक यहीं पर पुलिस भी आ जाती है ली की गाड़ी को ट्रेस करते हुए, जो कि एक और प्रॉब्लम वाली बात होती है, क्योंकि वो पर्सन कह रहा होता है कि अगर उसने कुछ भी कहा तो वो बॉम्ब को एक्सप्लोड कर देगा। इसलिए ली उस पर्सन का फोन काट कर यहाँ से भागने लगता है और उसको भागता हुआ देख पुलिस सबको अलर्ट कर देती है, क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट का सबसे पहला सस्पेक्ट तो यही होता है। और उसके भागते ही हमें काफी तगड़ी चेजिंग सीन देखने को मिलती है ऑलमोस्ट 5 मिनट की, जिसे रोकने के लिए हर तरफ पुलिस नाकाबंदी करते हुए इसे आइसोलेट करती है एक बीच की तरफ। इवन की हेलीकॉप्टर को भी मैदान में उतार दिया जाता है सिर्फ इसे रोकने के लिए, जिसके रुकते ही सभी ऑफिसर्स पर गन तान देते हैं और कॉल करके वो पर्सन फुल टू गाली देने लगता है कि अगर उसने उसका फोन फिर से काटा तो वो इस बारी बॉम्ब को एक्सप्लोड कर देगा। और कुछ देर बाद जब एक ऑफिसर आकर उसे बाहर उतरने के लिए कहता है तो वो पर्सन उसे गाइड करने लगता है कि उसे क्या कहना है, और उसे कहने के लिए कहता है कि वो बॉम्ब को एक्सप्लोड कर देगा अगर उसे फोर्स किया गया तो। एक तरह से वो पर्सन ली को एक टेररिस्ट की तरह दिखाना चाहता है और वो कामयाब भी हो जाता है ऐसा करने में, जब ली कहता है कि उसका सीट के नीचे एक बॉम्ब है और वो उसे एक्सप्लोड कर देगा अगर उसे फोर्स किया गया तो। और ये बॉम्ब वाली बात सुनकर बॉम्ब स्क्वाड को बुलाया जाता है और ये पर्सन सभी स्नाइपर्स को ऑर्डर देता है कि जैसे ही बच्चों को गाड़ी से सेफली बाहर निकाल लिया जाए वो उस पर्सन को शूट कर दे। और बॉम्ब स्क्वाड से एक लेडी आगे बढ़ती है ली की और उसके बेटे को लेकर जाने की बात करती है सिंस कि वो घायल होता है, बट ली उसे बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता और साथ ही इसे इशारा करता है अपने फोन की तरफ जहाँ पर वो बात कर रहा होता है उस पर्सन से, जिससे ये भी समझ जाती है कि कोई इसे अपनी उंगलियों पर जा रहा है, इसलिए ये जरूरी सामान के साथ उसे एक वॉकी टॉकी भी देती है इन दोनों की बात सुनने के लिए। और ठीक ऐसा ही करने के लिए जब ली उस वॉकी टॉकी को ऑन करके उस मोबाइल के ऊपर रखता है तो वो पर्सन बात नहीं करता और शायद वो इन्हें कहीं से देख रहा होता है, इसलिए वो मैसेज करता है उस वॉकी टॉकी को बाहर फेंकने के लिए, जो कि मजबूरन ली को ऐसा करना पड़ता है। बट इसके दिमाग में यह घंटी जरूर बजती है कि वो पर्सन यही कहीं पर मौजूद है, इसलिए वो लाउड स्पीकर को ऑन करके अपनी कार की हॉर्न को जोर से बजाता है जस्ट टू चेक कि उसे अपनी कार की आवाज सुनाई देती है या नहीं। एंड ऑफ कोर्स इसे वो आवाज सुनाई देती है, मींस कि वो भीड़ में ही कहीं पर मौजूद है और इसे देख रहा है। और उसके हॉर्न बजाने के बाद वो इसे 6 साल पहले की घटना को याद करने के लिए कहता है जब वो किसी बेरियम बैंक में एम्प्लॉय था और इससे पहले वो उसे कुछ और कह पाता। पुलिस यहाँ पर किसी सिग्नल को जैम कर देती है और ये लेडी यहीं पर आकर इसके बारे में इन्फॉर्म करती है ली को, जिससे ये उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है और ये भी उसकी बात मानते हुए अपने स्क्वाड को बुलाती है ताकि वो उसकी कार को चेक कर सके। और यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि सिर्फ आगे की सीट पर बॉम्ब लगाई गई है, पिछली सीट कम्प्लीटली सेफ है, इसलिए ये उसे उसका फोन मांगती है और बच्चों को लेकर जाने लगती है फॉर सेफ्टी। बट ली उसे वो वाला फोन नहीं देता जस्ट इन केस अगर वो फिर से कॉल करे। और साथ ही यहाँ पर ली की बेटी का ध्यान जाता है उन स्नाइपर्स पर जो कि ली को मारने के लिए निशाना लगाए हुए बैठी होती है, इसलिए वो जाने से मना कर देती है अपने डैड को बचाने के लिए और फोर्स करने पर वो आगे की सीट पर कूद कर बैठ जाती है, क्योंकि अगर ये यहाँ से बाहर गई तो वो लोग उसके डैड को मार डालेंगे। और गुस्सा होते हुए वो ऑफिसर जब उससे पूछने लगती है तो एग्जैक्टली यही बात हिना उससे कहती है, जिसके लिए ये ऑफिसर जाकर भड़कती है उस दूसरे ऑफिसर पर कि वो स्नाइपर्स को क्यों वहाँ से नहीं हटा रहा, जिसके लिए ये फोन दिखाते हुए कहता है कि उसके फोन में एक भी कॉल नहीं आई है। दैट मीन्स कि वो सिर्फ नाटक कर रहा है इसके हिसाब से। और सिंस कि वो पर्सन सिग्नल के जैम होने से उसे कांटेक्ट नहीं कर सकता, वो खुद उसे पर्सनली मिलने जाता है उसका भाई बनकर। और पुलिस उसे जाने इसलिए देती है क्योंकि पहली बात तो इन्हें पता ही नहीं होता उसके बारे में, और दूसरी बात ये कि ये पर्सन उसे शांत करने की बात करता है और उसके पास जाकर ठीक उसका अपोजिट करता है और कहता है कि पहले वो डर रहा था कि पुलिस उसे देखते ही शूट कर देगी, बट उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अब इस बात का। जिससे ली उसका कॉलर पकड़कर उससे पूछता है कि वो चाहता क्या है और साथ ही उसे कहता है कि वो कौन सी 6 साल पुरानी वाली बात कर रहा था और इसे लग रहा होता है कि वो कोई इन्वेस्टमेंट कर कंगाल हो गया है, इसलिए वो उसे पैसे मांग रहा है। जबकि ये पर्सन उसे मर्डर बताता है कि उसकी वजह से उसकी वाइफ की मौत हुई और इनके बीच में बहस होता हुआ देखकर ये ऑफिसर ली की वाइफ को कॉल करने के लिए कहती है जस्ट टू एंश्योर कि ये उसका भाई ही है। तो वह न्यूज में एक रिपोर्टर इसी बात को टेलीकास्ट कर रही होती है कि ली का भाई उसे समझाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो उसके बच्चों को जाने दे। और ये बात सुनकर ली की वाइफ हैरान हो जाती है क्योंकि उसका कोई भाई होता ही नहीं। तो वही ली उस पर्सन से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि अगर उसे पैसे चाहिए तो वो देगा, बट प्लीज वो उसकी बेटी को नुकसान ना पहुंचाए। जिसको ये भी मानता हुआ उसकी सीट की बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर देता है और कहता है कि अगर हिना ने किसी को भी कुछ भी बताया तो वो उस बॉम्ब को एक्सप्लोड कर देगा।
और साथ ही वो ली को एक कवर को उठाने के लिए कहता है, जिसके ऐसा कहते ही एक और बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है और इस बॉम्ब के फटने में सिर्फ 18 मिनट का ही टाइम होता है। इसलिए वो यहाँ से उसे भागने का प्लान बताता है ताकि वो पैसों का इंतजाम कर सके और साथ ही वो उसे वार्निंग भी देता है कि अगर उसने कोई भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो वो बॉम्ब को एक्सप्लोड कर देगा। और उनके जाते ही ली यहाँ से फुल स्पीड में निकल जाता है और उसे भागता हुआ देख सभी स्नाइपर्स उस पर फायर करने लगते हैं। तो वही ली की वाइफ ने इसे सब कुछ इन्फॉर्म कर दिया होता है, इसलिए ये उसे पकड़ने के लिए ऑर्डर देती है और ये भी निकल जाती है ली को रोकने। तो वही ली कॉल करता है अपने सीनियर को और उसे पैसे मांगने लगता है ताकि वो उस पर्सन को दे सके, बट वो पर्सन उसे साफ साफ मना कर देता है ऐसा करने से और साथ ही वो उस पर धोखाधड़ी का केस भी बनाता है और उसके सारे अकाउंट को फ्रीज कर देता है 26 लाख निकालने के लिए, जिससे ली की एकमात्र उम्मीद भी खत्म हो जाती है। इसलिए वो कॉल करता है अपने वाइफ को और हिना के बारे में बताता है, जिससे वो पर्सन अपने साथ ले गया होता है। इसलिए वो उसे छुड़ाने के लिए रिक्वेस्ट करता है कि जो पैसे उसने विड्रॉ किए थे वो उसे एक अकाउंट में ट्रांसफर कर दे और फिर इसे कॉल करता है एक पर्सन जो कि इसे एक जगह पर आने के लिए कहता है, जिससे इसे सब कुछ याद आने लग जाता है कि 6 साल पहले क्या हुआ था। दरअसल ये केस एक फ्रॉड का होता है जिसमें बेरियम बैंक नाम का एक बैंक लोगों के पैसों को उनसे बिना पूछे स्टॉक्स में लगा देता है और उन्हें कुछ भी बताए सब कुछ बेच भी देता है, जिनमें इन्हें जब लॉस होता है तो सभी लोगों के पैसे डूब जाते हैं और कुछ लोगों की तो पूरी जिंदगी की कमाई चली जाती है। और उन सभी स्टॉक्स को बेचने और खरीदने का काम दिया गया होता है ली को, जिससे मेन कल्प्रिट तो एक तरह से यही होता है, जिसके लिए इसे प्रमोशन देकर मैनेजर बना दिया जाता है क्योंकि उसने सिर्फ कुछ ही लोगों की पॉकेट गर्म की होती है। तो वही ये लेडी होती है जिनसू की वाइफ, जो की हेल्प मांग रही होती है सेम इसलिए से ताकि वो इस प्रॉब्लम से निकल सके, जिसके लिए एक भी नहीं सुनता और उसे यही सारी बातें अब याद आ रही होती है। तो वहीं जिनसू की मॉम इसे कॉल करके पैसों के बारे में बताती है कि उसके अकाउंट में ढेर सारे पैसे आ रहे हैं कहीं से और हमें यहाँ पर इसकी साइड की स्टोरी पता चलती है जिसमें इसकी वाइफ ने सुसाइड कर ली होती है, जिसके साथ इसका अनबॉर्न चाइल्ड भी मर गया होता है, जिसके लिए जिनसू केस करता है उस बैंक पर जो कि वो हार जाता है कुछ सालों बाद। और इन सब में टोटल खर्चा आता है 44,16,000 का और यही रीजन होता है कि वो ली से एग्जैक्ट अमाउंट मांग रहा था 44,16,000 का। और इसकी ये सारी कहानी सुनकर हिना उससे अपने डैड के लिए सॉरी कहती है ताकि वो उसे माफ कर दे। तो वहीं ली जब उसी बैंक के पास पहुंचने लगता है तो उसे काफी सारे बैनर्स दिखाई देते हैं उस बेरियम बैंक के फ्रॉड के रिगार्डिंग, जिसको देखकर ये खुद से नजरें तक नहीं मिला पाता। और जब ये वहाँ पर जाकर अपनी बेटी को कार से बंधा हुआ देखता है तो ठीक इसे कॉल करता है जिनसू और वो सारी बातें बताता है जो कि उसने अपनी फैमिली के साथ सफर किया सिर्फ उसकी वजह से, जिससे इसे भी अपनी गलतियां रियलाइज होती है और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो जाता है हर एक चीज का जो कि उसकी वजह से हुई थी। और इसे पछताता हुआ देख किसी की कार में आकर बैठ जाता है जिनसू, जिससे ये रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसे अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए एक और चांस दे, बट जिनसू उसे अपनी वाइफ की कही हुई आखिरी बात कहता है कि वो टाइम को पीछे नहीं मोड़ सकते और सीट बेल्ट लगाकर इसे गाड़ी को ड्राइव करने के लिए कहता है क्योंकि बॉम्ब को फटने में सिर्फ 50 सेकंड का ही टाइम रहता है। इसलिए ये भी सीधा गाड़ी को लेकर समुद्र में फैला देता है, जिसके शॉक लगने से ये दोनों ही कुछ देर के लिए बेहोश हो जाते हैं और जैसे ही ली होश में आता है तो वो जिनसू को उठाने की कोशिश करता है, जिसके ना उठने पर ये एक बुक लेकर उसे खुशी और व्हील के बीच में फंसाता है और वहां से बाहर निकल जाता है बॉम्ब के फटने से पहले, बट एक्सप्लोजन होने तक ये सतह पर नहीं आ पाता, जिसे शॉक लगने के कारण ये बेहोश हो जाता है, जिसको बाहर निकालकर सीपीआर दिया जाता है उसे बचाने के लिए। और सब कुछ ठीक होने के बाद ली खुद जाकर उस केस को रीओपन करवाता है ताकि वो उन सबको इंसाफ दिला सके, क्योंकि इसने जिनसू से प्रॉमिस किया होता है कि वो अपनी गलतियों को फिर से ठीक करेगा। और जब इसे सारे वीआईपीज और उसके सीनियर्स कॉल करने लगते हैं कि वो उस केस को रीओपन ना करवाए तो ये उनकी एक भी नहीं सुनता और उन सबके कॉल्स को कट कर देता है और ये मूवी फाइनली हो जाती है खत्म। एंड आई थिंक ये मूवी एक तरह से कर्मा एंड जस्टिस को शो करती है कि गलत करने का फल इंसान को भुगतना ही पड़ता है कभी न कभी।